सो आज जो डिस्कशन करोगे ना आप मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन को लर्न करने के बाद आज उसका एप्लीकेशन पार्ट पर जाएंगे। और एप्लीकेशन पार्ट इस तरीके से होगा, देखो। तो आज मैग्नेटिज्म और न्यूटन को मिलाना है हमें। मिलाने का मतलब उनका कॉम्बिनेशन पढ़ना है तुम्हें। कैसे? जो हमारे न्यूटन भाई साहब थे, उनका ये कहना था, मतलब उन्होंने कुछ लॉज दिए थे हमें। ठीक, पूरी दुनिया को उन्होंने अपने कुछ लॉज बताए। और हालांकि इनके लॉ तो अलग अलग फील्ड्स में हैं, मतलब तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कौन से चैप्टर के लॉ की बात कर रहे हो। ये ऐसे इंसान थे जिनका लॉ हर जगह है, ऑप्टिक्स में भी है, हीट में भी है, थर्मोडायनेमिक्स में भी है। तो हमें बोलना पड़ता है कि न्यूटन लॉ मोशन वाला, अदरवाइज पता नहीं हम कौन सा लॉ समझ जाए। तो इन्होंने फर्स्ट एक लॉ दिया, ठीक, अपना फर्स्ट लॉ दिया। और उस फर्स्ट लॉ में ये कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, मतलब अगर किसी बॉडी की मैं इसको सिंपल वे में लिखना चाहूंगा कि अगर किसी लॉ ऑफ पार्टिकल के, इनर्शिया। जी, कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है या फिर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। इनका ये कहना था कि अगर एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में? अगर जीरो या कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा? तो इनका कहना था कि भाई ये तब हो सकता है जब उस बॉडी पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें, वो स्टेटमेंट जो बुक में लिखी है वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूँ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में इसके बारे में ही तो बात की गई है कि जीरो वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है। तो उसका आंसर होता है कि तब होती है जब नेट फोर्स जीरो होता है। फिर इन्होंने सेकंड लॉ में बात की। फिर अपने सेकंड लॉ के अंदर इन्होंने एक बात करी है, ठीक। उस सेकंड लॉ में इन्होंने क्या बात करी कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ना तो जीरो है ना तो कांस्टेंट है, यानी कि चेंज कर रही हो, तो क्या होगा? वेलोसिटी चेंजेस। तो ये तब होता है जब आप कह सकते हो कि नेट फोर्स की वैल्यू बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। सेकंड लॉ ये बन जाता है, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आइडिया है तुम लोग को इन लॉस के बारे में? 9th क्लास तो पास करके आए हो ना, कि ऐसे ही चले आए? मतलब कोविड का बेनिफिट ले लिया तुम लोगों ने? कैसे हुआ, मतलब पास वास किए थे कि कोविड की वजह से ऐसे ही, मतलब जबरदस्ती टेंशन भेज दिए गए? अरे सर, कुछ लोग बायोलॉजी पढ़ के पास हुए हैं, साइंस। हमारा ऐसा तो नहीं कि टेस्ट वेस्ट नहीं हुआ, बच गए? सर बेसिक आता है। पूरे टेस्ट। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि साला एप्पल क्यों गिरा, पूरा पेड़ गिर गया होता अच्छा हो जाता। हाँ सर 80 साल तक जी गए थे वो, पता नहीं हैं? कैसे 80 साल तक जी गए थे वो। तो भाई साहब अभी कुछ लोग हैं, हमारे दोस्तों ग्रैंड मदर वगैरह हैं, वो 105 ईयर की है, 100 सेंचुरी पार। सर तुलसीदास 126 ईयर्स। सर चाणक्य 124 ईयर्स। अरे भाई होते हैं, महान लोग होते हैं। जो जल्दी मर जाए वो महान नहीं है। चलो। सर सिकंदर, अबे छोड़ो अलेक्जेंडर। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैं सुनो, इसको जल्दी से आएंगे बिकॉज इस चैप्टर का कंसर्न है इससे यार। इस चैप्टर का कंसर्न है, इसको रिवर्स पढ़ लो कि अगर फोर्स जीरो है तो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, और फोर्स अगर जीरो नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। ये न्यूटन का स्टेटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या सिचुएशन बनेगी भाई? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस टाइप की सिचुएशन बनेगी? मान लेते हैं, अब आप सोचो, एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं, चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। आज इसकी स्टोरी देखेंगे कि एक चार्ज किसी दिन मैग्नेटिक फील्ड में घूमने चला गया, तो उस दिन उसकी विजिट और उसकी पिकनिक के बारे में आप क्या जानते हो? चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस स्टोरी को पूरा लिखना है आपको। ठीक है, क्या होगा उस चार्ज की दुनिया में, उस चार्ज के साथ क्या क्या होगा? जी त्रिपाठी, हाँ। तो भाई साहब देखो, ऐसा हुआ ना कि क्या था कि एक मैग्नेटिक फील्ड की जगह थी, जैसे जंगल वंगल होते हैं वैसे मैग्नेटिक फील्ड था। वैसे मैं क्रॉस करके दिखा रहा हूँ, और आज मैंने बैकग्राउंड कॉपी के पेज का लिया हुआ है ताकि तुम लोग अपने पेपर से कनेक्ट कर पाओ, जहाँ तुम नोट बना रहे होगे ना, इसलिए कनेक्ट कर पाओ। तो ये क्रॉस का मतलब ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। मैं आप लोगों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आज, कि आप अपनी कॉपी पे लिखोगे। इनटू द पेज का मतलब हुआ कि अगर आप टेबल के ऊपर कॉपी रख के पढ़ रहे हो तो वो फ्लोर की तरफ है, अगर आपकी कॉपी टेबल के ऊपर रखी गई है तो ये फ्लोर की तरफ है।
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जमीन की तरफ, फर्श की तरफ। ओके, अब इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल कहीं से घूमता फिरता किसी दूसरी दुनिया से आया, ठीक है, किसी दूसरी दुनिया से घूमता फिरता आया, और उस पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, उसका मास m था। इसके बाहर की दुनिया में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, नो मैग्नेटिक फील्ड, बाहर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। आराम से मस्ती से घूमते 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 ये वेलोसिटी के साथ उस जगह चले गए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल इज नाउ एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द फील्ड। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये चार्ज पार्टिकल सीधा चलते रहेंगे या कुछ इनका होगा? क्या ये चार्ज पार्टिकल जो जा रहे थे, क्या ये भाई साहब अपने रास्ते पे चलते रहेंगे? ये हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ था। या फिर कहीं दाएं बाएं मुड़ जाएंगे ये? मुड़ जाएंगे सर। हम मुड़ सर जाएंगे, ऊपर तक ऊपर स्लोप मुड़ जाएगी। ऊपर किधर नॉर्थ, किधर किधर मुड़ नॉर्थ, जाएंगे? ऊपर ऊपर ऊपर। सर नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ। उसके लिए ये वाला हाथ याद रखो, अपना हाथ, ठीक है जी। अंगूठा हो जाएगा वेलोसिटी की तरफ, फिंगर्स हो गई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। तो भिक्षाम देही, तो वो भिक्षाम देही वाली कहानी है इस समय। तो अंगूठा रखिए वेलोसिटी की तरफ, ठीक है, मतलब इस तरफ थंब रखना है आपको, और फिंगर्स अंदर की तरफ। तो फिंगर अगर हम अंदर की तरफ रखेंगे तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आपका राइट हैंड पाम ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी इस केस में बॉडी पर फोर्स लगने लगेगा और फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। समराइज कर दें एक बार जल्दी से यार, कि ये चार्ज पार्टिकल बाहर तो v वेलोसिटी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड की टेरिटरी में घुसेगा, मतलब जैसे ही वो वहां पर घुसा जहां मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, अभी तक तो आप बिना मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पे थे, जैसे ही आप उस वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड वाली टेरिटरी में, मतलब दुश्मन के इलाके में घुसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ने कहा आओ बेटा, अब आए हो। तो उसने क्या कहा कि आओ जल्दी मेरे पास, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। उसने क्या किया, चलो अब तुम सीधा नहीं चलोगे, अब तुम मेरे हिसाब से तिरछा तिरछा चलो, ऐसे कर्व चलो। दैट मीन्स कि वो जो चार्ज पार्टिकल जिसकी दिली ख्वाहिश थी स्ट्रेट लाइन पे चलने की, उसकी दिली ख्वाहिश को अधूरा रखा गया, अधूरे ख्वाब, और उसके बाद उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज हो गई है। दैट मीन्स दिस इज द पाथ ऑफ पार्टिकल, कह सकते हो कि पार्टिकल का पाथ अब चेंज हो गया है, पहले वाला पाथ। जी समझ गए? मतलब पार्टिकल का जो ओरिजिनल पाथ था जिस पे वो जाना चाह रहा था, वो तो रहा नहीं। ओरिजिनल ड्रीम तो उसका ये था, भटक गए ड्रीम से, जैसे आप लोग भटक जाते हो, नहीं होता? रास्ते में कहीं जा रहे हो, कोई दिख गया या दिख गई तो दाएं बाएं हो गए, भटक गए। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड दिखा चार्ज पार्टिकल को, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड दिखा, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको कहा कि आओ आपको हम डेविएट कर देते हैं। लेकिन ये स्टोरी है वैसे, मतलब ये वैसे बातों बातों की बात अलग है, लेकिन सीरियस नोट की तरफ आए अगर, तो ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? मतलब ऐसा क्यों होता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे और फिर अपना ओरिजिनल वाला रास्ता छोड़ करके किसी और रास्ते पे चलने लगे? क्यों होगा ये चीज? कोई भी पार्टिकल अपना रास्ता क्यों बदलेगी? तो इसको जरा, इसको न्यूटन की लॉज में देखो आप, न्यूटन की लॉ में ढूंढो। एक्सटर्नल फोर्स। हाँ ना, न्यूटन की लॉ में, क्योंकि न्यूटन तो ये कह रहे थे कि अगर एक बॉडी पर फोर्स नहीं होती है तो वो तो सीधा चलता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ये कहा गया है कि अगर एक बॉडी पर कोई फोर्स नहीं है, एक पार्टिकल पर फोर्स नहीं है, तो वो तो स्ट्रेट लाइन पे चलना चाहिए। और ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं जा रहा, पहले जा रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद स्ट्रेट पाथ नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में वो स्ट्रेट पाथ क्यों नहीं है? इसका आंसर पूछा जाए तो न्यूटन के हिसाब से ऐसा क्या हो गया उस पार्टिकल के ऊपर कि वो अब फोर्स लग गया सर। फोर्स लग गया? किसका फोर्स लगा? एक्सटर्नल फोर्स किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी ना। किधर की तरफ? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी किधर की तरफ? देखो जरा यहाँ पर, ऊपर। अरे ऊपर नीचे छोड़ो अभी यार, इधर देखो, चेक करो। ये डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है हमने, है ना? तो इसमें क्या है कि वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल देखो, वेलोसिटी और फोर्स के बीच कितना एंगल है। मतलब ये जो फोर्स देख रहे हो और ये जो वेलोसिटी, ये एंगल बताना कितना होगा। तो अगर आप देखो तो ये 90 डिग्री। हाँ, ये 90। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई साहब, कि फोर्स हमेशा ही, ऑलवेज अंग्रेजी में, वैसे हिंदी में हमेशा,
परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, कि बॉडी की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा उसके 90 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पर ये फोर्स लगता रहेगा, हमेशा ही लगेगा। यानी कि इस कंडीशन में अगर आपको फोर्स दिखाना हो, तो अब मैं एक फ्रेश पेज पे आता हूँ, है ना, क्योंकि ये तो थोड़ा सा वैसे हो गया था, बट समझो आप, एक पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक, उसके पास हम लोगों ने कहा कि वेलोसिटी है V, राइट साइड डायरेक्शन में वेलोसिटी V है कुछ, ठीक है, अच्छी बात है। और उस पार्टिकल को हम लोगों ने कहा कि तुम जाओ, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा वेट कर रही है। इसने कहा ठीक है, हम जाते हैं भाई, ठीक है। और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल का वेलकम करने के लिए तैयार है? वो है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पेपर के इनसाइड, यानी कि मैं फिर बोल रहा हूँ, पेपर के इनसाइड कहने का मतलब पेपर को जिस भी सरफेस पे आप रख करके पढ़ रहे हो उसके नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो वेलोसिटी के 90 डिग्री एंगल पर होगा। ऐसे वेलोसिटी के 90 डिग्री के एंगल पर एक फोर्स काम करने लगेगा। उससे हुआ क्या? चार्ज पार्टिकल ने अपना रास्ता बदल दिया, ठीक, चार्ज पार्टिकल ने अपना रास्ता बदल दिया और वो ऐसे करके कर्व होने लगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसको छोड़ने वाला नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड पीछा जल्दी से छोड़ेगा नहीं। तुम किसी दूसरे की टेरिटरी में घुस गए हो, दूसरे के इलाके में घुसोगे तो अब उसके हिसाब से चलो। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के इलाके में एंटर कर गया, तो अब उसको मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा। तो जब वो मुड़ गया, ठीक, तो अब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया, अब इस तरफ हो गया, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, डायरेक्शन में चेंज हो गया। तो अब फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स को हर समय वेलोसिटी के 90 डिग्री के एंगल पर रहना ही रहना है। यानी कि अब ये जो फोर्स है ये फिर से अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और नया फोर्स नई वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री, पुराना फोर्स पुरानी वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री, ये सिलसिला चलता रहेगा, इस तरीके से होता रहेगा। ये चार्ज पार्टिकल और मुड़ गया और मुड़ गया, ये सोच करके कि शायद मैग्नेटिक फील्ड रहम कर दे कुछ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मानने वाली थी? उसके पास रहम नाम की कोई चीज नहीं है। दैट मीन्स कि वो कह रहा है कि अच्छा तुम अब इस तरफ चल रहे हो, ठीक है आओ। इस डायरेक्शन में जब गया तो उसने कहा हम फिर फोर्स लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, हम फिर फोर्स लगाएंगे। किधर की तरफ? जी युवा, वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ होती रहेगी, लेकिन फोर्स हमेशा इसके 90 डिग्री पर लगता रहेगा, ऑलवेज। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझाया जा रहा है कि देयर इज अ फोर्स विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी टाइम पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किस तरफ होगी? तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो होगी अलोंग टेंजेंट, किसके? जो कर्व बन रहा है वो अलोंग द टेंजेंट ऑफ कर्व, यानी कि पाथ। कर्व मतलब जो उसका रास्ता है, पाथ है। और मैकेनिक्स ये कहती है, मैकेनिक्स, न्यूटन वाली मैकेनिक्स, वो ये कहती है कि अगर आप एक पार्टिकल पर फोर्स लगाओ, लेकिन वो फोर्स उसके वेलोसिटी के 90 डिग्री एंगल पर लगाओ। अगर हम एक पार्टिकल पर फोर्स लगाएं लेकिन वो फोर्स वेलोसिटी के 90 डिग्री के एंगल पर लगाए, किस तरीके का पाथ फॉलो करेगा भाई? वो किस तरीके का पाथ फॉलो करेगा? मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझा देता हूँ। आप रियल लाइफ, हाँ रियल लाइफ रस्सी एग्जांपल, घुमाते हैं ना, हाँ रस्सी आप रस्सी, आप एटॉमिक लेवल का एग्जांपल दो। एटॉमिक लेवल तो सभी लोग पढ़ रहे हो, तो एटॉमिक लेवल रस्सी का भी एग्जांपल है। बट एटॉमिक लेवल पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस, ठीक, और चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कौन है उसके? उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में चलता है ना, उसकी वेलोसिटी तो ऑर्बिट में होती है, लेकिन न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट तो अपनी तरफ करेगा। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस उस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कितना एंगल हुआ वेलोसिटी और फोर्स के बीच में? आंसर है 90 डिग्री। ये रूल ऑफ मैकेनिक्स है, रूल ऑफ मैकेनिक्स कह लीजिए इसको, जिनको नहीं पता है उनको बता दे रहे। तो रूल ऑफ मैकेनिक्स है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है पहले कभी, या जिन लोगों को आइडिया नहीं है, या जो लोगों ने क्लास 9th को सीरियसली नहीं नोट किया था। जी प्रवीण सही बोल रहे है ना, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, ये मान के चल रहे थे। तो
ऐसे लोगों के लिए ये रूल समझो आप, रूल ऑफ मैकेनिक्स कह देना, कि जब कभी भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर होगा तो ये मैजिकली नहीं हो सकता, सर्कुलर पाथ पर आप अपने आप नहीं जा सकते। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, इफ वी एक्सर्ट और अप्लाई अ फोर्स which is always perpendicular, which is always perpendicular to direction of movement, direction of a velocity, direction of a motion, then motion is circular। ये जिन लोगों को नहीं मालूम है, कई लोग होंगे जो मतलब अभी फ्रेश अगर क्लास 10th में एडमिशन लिया है आपने तो नहीं मालूम होगा, या हो सकता है मालूम भी हो, मोशन इज सर्कुलर। और ये जो फोर्स आप लगाते हो, इस फोर्स को हम एक नाम देते हैं, इसका नाम रखेंगे, बहुत सुंदर नाम है इसका, नेम्ड एज, अभी मिश्रा जी ने नाम दिया है इसको, इट इज नेम्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसको मैथमेटिकली कहा गया है कि इसकी एक वैल्यू होती है इक्वल टू m, मेरी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी उसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय रेडियस। ये रूल ऑफ मैकेनिक्स है। इसको अभी तो नहीं प्रूव कर पाएंगे क्योंकि ये न्यूटन लॉ का पार्ट है, मतलब बेसिकली क्लास 11th में आएगा, या फिर अगर आप में से किसी ने पहले पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो फिर याद कर लेंगे इसको। बट अभी फिलहाल आप एक रूल ऑफ मैकेनिक्स लगाइए कि अगर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो कुछ तो होगा, फोर्स लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये मैं नहीं कह रहा, ये चीज मैंने नहीं कही है, ये कह रहे न्यूटन कि भैया अगर फोर्स लगाते हो, मतलब कि फोर्स नहीं लगाते हो यानी F0, तो कुछ नहीं होगा, वेलोसिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर फोर्स लगाओगे तो कुछ तो होगा, और उस कुछ में क्या होगा, वेलोसिटी बदलेगी, और इस तरीके से बदलेगी कि पार्टिकल का मोशन सर्कल पे होने लगेगा। ठीक है, लेकिन सर्कल पे होने की कंडीशंस हैं कि आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा, exert a force which is always perpendicular to the direction of motion। आपके नेचर में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, उसमें एक एग्जाम्पल और है, हमारी प्यारी धरती अर्थ, हमारी प्यारी अर्थ किसका चक्कर लगा रही है वो? सन। हाँ सन का। जी जी जी, सूरज। हमारी प्यारी अर्थ चक्कर लगा रही है सन का। ठीक, लगभग सर्कुलर होता है वो पाथ, मानते हैं ना, वैसे तो एलिप्स होता है लेकिन ऑलमोस्ट सर्कुलर मान सकते हो। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये सर्कल पे चल रहा है? अर्थ का सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है? इस रूल के अकॉर्डिंग समझो, रूल के अकॉर्डिंग अर्थ सर्कुलर मोशन पे क्यों है, मतलब क्यों चक्कर लगा रही है, क्यों नहीं वो सन की तरफ चली जाती है? जब इतनी ही मोहब्बत है तो चक्कर क्यों लगा रहे उसके, चले जाओ उसके पास। तो भाई ये इसलिए नहीं हो सकता कि सन और अर्थ के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है और वो टुवर्ड्स द सन होती है। ये है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका अगर आपने कुछ फॉर्मूला कभी ध्यान दिया हो, कभी सीरियसली पढ़ा हो कोई पढ़ाई, तो ये Gm1m2/r² सुना है कि नहीं सुना इसके बारे में? यस सर, न्यूटन ने दिया। हाँ, तो न्यूटन तो बहुत कुछ देते हैं, हम लेते कहाँ उसमें से? राइट, न्यूटन तो कह रहे हैं कि मैं देने को तैयार बैठा हूँ। लॉ आप एक्सेप्ट तो करो। देखिए यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है बच्चा, कि वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल कितना बना है? 90, और इसीलिए सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पा रहा है। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन तभी हो सकता है जब वेलोसिटी और फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर रहे। और ये जो फोर्स होता है ना, इसका उस बॉडी के मास के साथ, उस बॉडी की स्पीड के साथ, उस बॉडी की रेडियस के साथ एक गहरा संबंध है। बॉडी की मास, बॉडी की वेलोसिटी और रेडियस, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। और वो रिलेशनशिप ये कहती है कि ये जो ग्रेविटी की फोर्स अर्थ ने लगाई है, अर्थ के ऊपर सन ने लगाई हुई है, ये जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हम कर पा रहे हैं, इक्वल टू होना चाहिए mv² डिवाइडेड बाय r के। ये बात तुम्हें समझ आ रही कि नहीं? यहाँ पे मतलब समझने का मतलब क्या, आप इस रूल को पकड़ पा रहे हो? मतलब इस रूल में क्या कहा जा रहा है आपसे? मैं फिर अपनी स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ
कि अगर हम किसी चलती हुई बॉडी को डिस्टर्ब करें, डिस्टर्ब करने का मतलब उसको जाके मारना नहीं है, एक चलती हुई बॉडी के ऊपर आप क्या करो, फोर्स लगा दो। किस तरफ? जिस तरफ वो चले उसके परपेंडिकुलर। तो इससे होगा क्या, एक बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है आप उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ, तो होगा क्या, वो बॉडी धीरे धीरे एक सर्कुलर पाथ पे चलने लगेगी, और जिस फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ पे चलने लगेगी उस फोर्स को हम कंपेयर कर देंगे mv² डिवाइडेड बाय r से। उसका नाम दे देंगे कि भाई तुम सेंट्रीपिटल हो, तुम्हारा नाम सेंट्रीपिटल है। तो ये रूल ऑफ मैकेनिक्स है। लेकिन आप कहोगे यहाँ क्यों डिस्कस हो रहा है मैग्नेटिज्म के अंदर? क्योंकि मैग्नेटिज्म में वही काम हो रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस चार्ज पार्टिकल पर लगातार एक फोर्स लगा रही है, लगातार एक फोर्स लगा रही है जो 90 डिग्री के एंगल पर है। इस रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और जब ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा तो फिर कंसिक्वेंस ये होगा, इसका मतलब परिणाम ये होगा कि ये चार्ज पार्टिकल अपना स्ट्रेट पाथ छोड़ करके एक सर्कुलर पाथ पर चलने लगेगा। अब कितनी रेडियस का सर्किल होगा ये कैसे डिसाइड करोगे यार, कितनी रेडियस का सर्किल होगा? और एक और आप देखो, नेचर से समझो, नेचर से कई सारे फिजिक्स के रूल आप अपनी नेचर से समझ सकते हो। ये जो इलेक्ट्रॉन या अर्थ की बात करें तो अर्थ सन के अबाउट जो रिवॉल्व होती है, तो क्या इसकी स्पीड बदलती है यार? मतलब क्या इसकी एक्चुअल फैक्ट को छोड़ दो आप, एक्चुअल फैक्ट को छोड़ दो आप, तो क्या ऐसा होता है कि कभी कभी हम सन के बहुत मतलब हम हाई स्पीड पे चलेगी अर्थ, फिर कभी लो स्पीड पर आ जाएगी, फिर कभी हाई स्पीड पर, क्या ऐसा होता है क्या? या लगभग एक ही स्पीड से चलती है लगभग? एक ही कांस्टेंट होती है। तो क्यों भाई, फोर्स तो लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो स्पीड क्यों नहीं बदल रही? फोर्स लगने के बाद उसकी स्पीड क्यों नहीं बदलती? ऐसा क्यों नहीं है कि उसकी स्पीड बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए? सर क्योंकि फोर्स तो परपेंडिकुलर ही लग रहा है जी, तो ये रूल ऑफ मैकेनिक्स आप अपने नेचर से समझ लो। वैसे भले आपने ना पढ़ रखा हो लेकिन नेचर को समझो। नेचर को आप समझ सकते हो कि जब कभी आप एक पार्टिकल के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो उसका कंसीक्वेंस क्या होगा? दो, पहला कंसीक्वेंस वो बॉडी सर्कुलर मोशन करने लगेगी, दूसरा उस सर्कुलर मोशन को करते समय उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। फिर कुछ लोग कहते हैं यार स्पीड नहीं चेंज हुई तो फिर ये वेलोसिटी कैसे चेंज हो गई? तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है? वेक्टर है वेलोसिटी। हाँ, तो यहाँ बात तो वेलोसिटी की जा रही है, स्पीड की तो बात ही नहीं हो रही है। डायरेक्शन तो बदला। यस सर। समझ गए आप इस चीज को? अब आओ। Yes, sir. हाँ, तो अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्रेजेक्टरी बनेगी इसका रेडियस बताओ। ये जो पाथ है, सर्किल है, पाथ इज सर्किल, इसका क्या रेडियस होगा? ये क्वेश्चन उठा आपके लिए कि इसका रेडियस बताओ क्या होगा। ठीक है, इसकी रेडियस, चलो क्या होगा रेडियस बताओ भाई। देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार फिर डायग्राम बनाना होगा मुझे, है ना, एक बार फिर से इस डायग्राम को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम कई बार कॉपी होगा आपका। आप चाहो तो एक बार में ही लिख लो, बट मैं ऐसे फिर से एक बार मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा हूँ अंदर की तरफ, इनसाइड। फिर वैसा ही सिचुएशन लिया हमने कि चार्ज पार्टिकल इसके इलाके में घुस गया, ठीक है, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक अब होने जा रही है। तो वेलोसिटी v इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल q के ऊपर, मास m के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड ने इसका जो स्ट्रेट पाथ था उसको बंद करके सर्कुलर पाथ पर नचाना चालू कर दिया इनको कि चल। मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं कि ये जिस वेलोसिटी से गया था उसी वेलोसिटी से आगे भी उसी स्पीड से चलेगा, लेकिन फोर्स इसके ऊपर हमेशा लगेगी, और फोर्स जो लगेगी वो हर समय वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी। कहीं पर भी देखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। लेकिन ये फोर्स कितना होगा, तो आप इसके लिए भी जरा एक बार चेक करो प्रीवियस क्लास। फोर्स का फॉर्मूला आपको दिया था मैंने, क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जिसमें थीटा क्या है, देखो इसको, थीटा जो है
वो है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शंस के बीच का एंगल। ये इस क्वेश्चन में कितना है? इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में वेलोसिटी यानी ये वेक्टर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या डायरेक्शन बन रहा है? अगर इस फिगर को आप 3 डायमेंशन में देखना चाहते हो तो 3 डायमेंशन, हाँ शाबाश। अगर इस फिगर को कोई 3 डायमेंशन में देखना चाहता है तो 3 डायमेंशन सिचुएशन कुछ ऐसी है इस फिगर की। अगर आपको ऐसे 2 डायमेंशन में नहीं समझ आता, जिसके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको 3 डायमेंशन में देखना शुरू कर दो। 3 डायमेंशन में ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है, मतलब इसको हम क्यूब टाइप की एक चीज दिखा दे रहे हैं ऐसे करके 3 डायमेंशन में। जो मैग्नेटिक फील्ड हम कह रहे हैं ना, वो कहाँ पर है? जो क्रॉस दिखाया है वो ये है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, अंदर की तरफ है, ऐसे। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। वेलोसिटी राइट। और वेलोसिटी जो मैंने दिखाई है वो जानते हो कहाँ दिखाई है? इस सरफेस पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन में राइट साइड दिखा रहा हूँ। तो क्या एंगल बन रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच? बाकी सब लोग बताएंगे इसको यार, सबके लिए जरूरी है ये चीज। क्या डायरेक्शन बन रही है यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच ये एंगल देखो कितना बन रहा है। सर 90 हो रहा है ना? 90 डिग्री हाँ बन जी। तो अब क्या sin थीटा की वैल्यू 1 होगी जी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स कितना हुआ? QVB। फोर्स QVB sin थीटा था। तो थीटा 1 QVB हो गया। हाँ, तो फोर्स हो गया QVB sin ऑफ थीटा। QVB थीटा हो गया 90। और अभी तक की जो मैथमेटिक्स है आज तक की दुनिया में, वो sin 90 की वैल्यू आज तक 1 होती है ना? मतलब मेरी ट्रिग्नोमेट्री में तो 1 है, अब आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री का देखो, बट हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसमें 1 होती है sin 90। QVB 1। रूल ऑफ मैकेनिक्स कहता है कि जो फोर्स सर्किल कराएगा, जिस फोर्स की वजह से हम लोग सर्कुलर मोशन करेंगे, उसको mv²/r के बराबर होना पड़ेगा। तो इट शुड बी इक्वल टू mv²/r। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है, ये जल्दी समझ नहीं आता। मैं कह रहा हूं जिस फोर्स की वजह से आप सर्कुलर मोशन करोगे, उस फोर्स को mv²/r के बराबर करना होगा। एक और तुमको देते हैं एग्जांपल। ये ठीक है, एक काफी अच्छा मतलब मुस्कुराता चेहरा, ठीक। ये मुस्कुराता चेहरा जो है वो हाथ में रस्सी पकड़ करके रोप, और यहाँ पर पत्थर बांध के, ठीक, पत्थर बांध करके जी लेविस, और नचाए पड़ा है उसको, घुमाए पड़ा है, चलो भाई इस पत्थर को घुमा रहे हैं इसको, ठीक। तो ये बताओ, ये पत्थर किसकी वजह से घूम रहा है? मतलब ये जो पत्थर का सर्कुलर, ये तो तुम लोगों ने भी करा है खूब, एक धागे के अंदर पत्थर बांध के तो कई बार घुमाया होगा सर। टेंशन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? सेंट्रीपिटल टेंशन। सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सुनो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वही समझा रहा हूँ। क्या रस्सी काटने के बाद सर्कुलर मोशन करा पाओगे? रस्सी तोड़ दे बीच में से, तब भी क्या ये पार्टिकल घूमेगा? नो सर। टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा जी। तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है रस्सी की वजह से, यानी टेंशन की वजह से। तो जो टेंशन है यही सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल कोई और नहीं है, ये वही है, गंगाधरी शक्तिमान है, समझे? शक्तिमान देखते हो नहीं देखते हो? अब बीच में आ रहा था, देखा था भी। फर्स्ट इंडियन हीरो, तो उसमें डायलॉग गंगाधरी वही है, मतलब एक टाइम पर। और नहीं देखी तो एक अमिताभ बच्चन की शहंशाह मूवी है, वो देख लो, नटवरलाल इंस्पेक्टर। मतलब सेंट्रीपिटल कोई और नहीं है, टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल है, इसीलिए टेंशन फोर्स को mv²/r के बराबर कर देंगे। यही बोल रहा हूं आपसे कि ये जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का तुम देख रहे हो ना, ये जो F है, विच इज द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही सेंट्रीपिटल है, ठीक है जी। यही आप कह सकते हो कि यही सेंट्रीपिटल है, कोई और नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेंट्रीपिटल अलग से कोई फोर्स होता है। जो फोर्स की वजह से हम सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं उसको ही हम अलग नाम से बुलाते हैं।
ये वैसा हो गया कि आपका स्कूल का नाम और आपका घर का नाम, मान लो चिंटू मिंटू जो भी है ना। अब जैसे मान लो ये त्रिपाठी जी है, लविश त्रिपाठी, अभी वो घर में लोग क्या बुलाएंगे, किस नाम से बुलाओगे? तो क्या वो दो नाम, किस नाम से बुलाते हो भाई तुमको? सर जानू। अरे यार जानू? चुप नहीं रह पास। अरे ये नाम तुमको अभी से कैसे मिल गया? ये नाम घर वाले रख दिए, क्या करें, हाथ में नहीं था। अच्छा, तो इसका मतलब ये दो लोग हैं क्या? दो अलग अलग नाम है तो क्या दो लोग हो गए? भाई एक ही आदमी के दो नाम है, एक घर का नाम एक बाहर का नाम। ऐसे ही सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीपिटल कोई नई चीज नहीं है। जिस फोर्स ने आपको सर्कुलर मोशन पर भेजा है उसको ही सेंट्रीपिटल कहते हैं, और उसी को mv²/r करते हैं। खैर ज्यादा हो जाएगा, बट इन दोनों से लेकर के r कितना बनेगा ये बता दो। तो इसको सॉल्व कर लेना, r की वैल्यू बन जाएगी mv/qb। इससे हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं रेडियस का। ये बताओ कब तक चलेगा ये कब तक सर्कुलर मोशन करेगा? ये ऐसे मुड़ता 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 सर्कुलर मोशन करता तो जब करता तक बाहर ना जाए, जब तक यहाँ बाहर तक आ गया। तो ये आधा सर्किल हो गया। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के इलाके से तो तुम बाहर आ गए, मैग्नेटिक फील्ड के इलाके से बाहर आ गए। क्या अभी भी सर्कुलर मोशन करोगे? बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब नहीं हुआ सर। क्यों नहीं होगा? बाहर बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब जरा एक बार लेक्चर याद करो ये वाला। परपेंडिकुलर नहीं हो रहा। देखो फोर्स ही नहीं है। कि जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फिर फोर्स कहां से लगेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड बी ही जीरो हो जाए अगर, तो फोर्स तो वैसे ही जीरो हो गया। और जब फोर्स जीरो हो गया तो न्यूटन ने क्या कह रखा है तुमसे कि अगर जीरो फोर्स है तो अब तो तुम वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट कर लो। तो जब वो बाहर निकला उसके बाद का पाथ क्या बनेगा? उसके बाद वो बिल्कुल सीधा चलता रहेगा, कहीं नहीं मुड़ेगा दाएं बाएं। सर यू टर्न मारा उसने। हाँ यू टर्न कह सकते हो, यू टर्न हो गया, बिल्कुल सही। कि गया था ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ने कहा कि जाओ पलट जाओ, लौट जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तो वो बेचारा सर्कुलर मोशन किया और रास्ता पलट के वापस आ गया। कितनी देर में होगा ये सब कुछ? अगर कोई पूछे कितना टाइम मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड किया हम लोगों ने, कितनी देर उस मैग्नेटिक फील्ड में बिताए आप, तो ये बताओ। डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। आधा सर्किल हम लोगों ने किया है, आधा सर्किल। तो आधा सर्किल का डिस्टेंस मतलब कि हाफ सरकमफ्रेंस पाई इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय स्पीड। रेडियस की ये वैल्यू ले जाकर के यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा पाई m बाय क्यूबी, पाई m बाय क्यूबी जी। बस इस तरीके से क्वेश्चंस एक बार फिर ओलंपियाड लेवल के लिए और एनटीएससी लेवल के लिए। स्टेज 2 एनटीएससी में भी स्टेज 2 की बात हो रही है, अगर वहां तक पहुंचे तो। स्टेज 1 की बात नहीं कर रहा। अगर हम मान लो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड फैला दे, पूरी दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड फैल जाए, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर फैली हुई है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, है ना, यहाँ भी। और ऐसी कंडीशन में आप एक पॉजिटिव चार्ज अंदर गया और वेलोसिटी के साथ चलना चालू किया, मतलब ये पार्टिकल के, घूमता रहेगा, तो घूमता ये रहेगा। क्या बनेगा इसका ट्रेजेक्टरी बताओ। हाँ बिल्कुल, अब क्या होगा? हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। जो मैग्नेटिक फील्ड बी है प्रेजेंट एवरीवेयर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर नहीं है वो। एंटी क्लॉकवाइज घूमता हाँ रहेगा। भगवान बन गया, ये हर जगह है जी। तो ये क्या होगा? फोर्स तो लगेगा, फोर्स लगना तो बंद होगा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड के इलाके में हो तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन वो फोर्स की वजह से ये क्या होगा? सर्कुलर मोशन पूरा होगा। अब ये घूमता रहेगा इसके अंदर, ऐसे सर्कुलर मोशन करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। दैट मीन्स इसको कह सकते हो कि नाउ दिस विल बी द ऑर्बिट। जब एक ही जगह बार बार चक्कर लगाएं तो क्या बोलते हैं उसको? ऑर्बिट। ऑर्बिट ऑफ चार्ज हो गया। कितनी रेडियस का, कितनी रेडियस का ऑर्बिट होगा?
कितने कितने रेडियस का चक्कर लगेगा हमारा, तो वो रेडियस तो पीछे निकाला है हम लोगों ने, mv/qb, यानी यहाँ कह देना mv/qb, इतनी रेडियस का। कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में, टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन कितना होगा, एक रिवॉल्यूशन का टाइम निकालना हो तो कितना बनेगा ये टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन का मतलब डिस्टेंस हो जाएगी 2πr और डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, जिसको टाइम पीरियड का भी नाम दे सकते हो, टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट कर दें। और यहाँ पर ये जो रेडियस की वैल्यू है, अगर हम इसको ले जा करके यहाँ पटक दें, तो पटकने के बाद जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2πm डिवाइडेड बाय QB, 2πm/QB। सर अगर इधर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तब तो जी। सेंट्रीपिटल फोर्स करना मुश्किल है। नहीं नहीं, क्यों नहीं, मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट हो जाएगा ना। अब भाई आप ये तो बताओ, अब बार बार हम पन्ना नहीं पलटेंगे, यहीं पर लिख देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा भी तो है यार। तो जब तुम चार्ज बढ़ा लोगे तो उसकी वजह से फोर्स भी तो ज्यादा लगेगा। तो बड़ा चार्ज बड़ा फोर्स, छोटा चार्ज छोटा फोर्स। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, इस पॉइंट को समझाते हैं भी आपको। देखो तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अभी समझाएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे इसके। बट यहाँ तक पहले कन्विंस करके देखो कि यहाँ तक कुछ समझ पा रहे हो कि सब ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रहा है आपका। ऐसा तो नहीं कि सब सर के ऊपर से जा रहा हो बिल्कुल, या कुछ कहीं कुछ कैच हो पा रहा है तुम लोग का, सर आ रहा है। मतलब कुछ 5%, 10%, 20% कुछ घुस रहा है अंदर। सर बाउंस है। यस सर। हाँ सब बाउंसर हो रहा है, बाउंसर वाले। हाँ, कौन है भाई बाउंस, है ना। तो बाउंसर वाले हैं, इसका मतलब बाउंसर भी खेला जाता है भाई, बाउंसर खेलने का तरीका होता है। सचिन खेलता है सर, अपर कट करता है सर। बाउंसर देखो शोएब अख्तर को क्या छक्का मारा था उसने तो वर्ल्ड कप में। और सचिन भी सर। हाँ हाँ, सचिन की ही बात कर रहे हैं, कूद कूद के मारेंगे। हाँ सही बात है, बाउंसर खेलने का तरीका यही होता है। अभी इस समय इंडियन टीम में कौन है जो बाउंसर अच्छा खेल लेता है? सर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सर पुल शॉट करता है वो। कोहली बाउंसर इसे लॉन्ग ऑन खेलता है, लॉन्ग ऑन खेलता है। अच्छा अच्छा कवर वगैरह ऐसे ही करता है। अच्छा। और इनके अलावा भी कोई बैट्समैन बढ़िया है इस टाइम पर? एक ही दो ही है बस। पांड्या पांड्या। अच्छा अच्छा, हाँ पांड्या भी तो सर ठीक है। धवन भी अच्छा ही है। सर राहुल भी अच्छा है। राहुल सर। सर धवन राहुल सब अच्छे हैं, ठीक ही है। अच्छे तो सब है, वो नहीं चला गया सर, क्या करें। हाँ उसका तो यार बड़ा शॉकिंग रहा, मतलब अचानक से चला गया। शुक्ला जी सर नहीं है बेटा, चलो जरा इसको समझिए। शुक्ला जी सचिन को पसंद नहीं करते। हाँ हाँ, पता नहीं क्या उनको नफरत है उनसे। रैना भी चला गया। सर धोनी के साथ ही तो संन्यास लिया था उसने भी। एक दिन बाद दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती है भाई। दोनों चेन्नई सुपर किंग्स के थे। चल उनको जाने दो, संन्यास लेने दो, हम लोग इसको जरा समझें। ये पॉइंट देखो, अब ये तो फॉर्मूला तो हो गया बच्चा, लेकिन अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे देखो जरा। किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से इनका आंसर होता है। जी आदर्श, बात तो सही है बेटा। देखो इसको समझाते हैं यार, सुनो। आप इस बात को समझना कि किसके साथ मतलब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और क्या डिसाइड होता है। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं इसकी। चलो एक बार फिर मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही इनवर्ड डायरेक्शन में। ये इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा टाइम तो डायग्राम बनाने में चला जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते रहो खाली, ऐसा लगता है मतलब दो दोस्त आपस में क्रॉस जीरो वाला गेम खेल रहे हैं। चलो भाई, इसमें क्या हुआ, दो पार्टिकल के बीच में रेस लगी। एक पार्टिकल इसमें गया, ठीक है ना, एक पार्टिकल क्यू चार्ज का, और वो अंदर गया v वेलोसिटी से। और वहीं दूसरा पार्टिकल जो है उसके पास 2q चार्ज है, डबल चार्ज, और वो v वेलोसिटी से गया। तो कौन सा पार्टिकल ज्यादा बड़ा सर्किल पूरा करेगा? मतलब देखो सर्किल तो दोनों को करना है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस गए हो तो अब आप बिना सर्कुलर मोशन किए तो बाहर आ नहीं सकते। तो आपको
चक्कर तो लगाना पड़ेगा, है ना, पनिशमेंट तो मिल गई कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए हो, चलो चक्कर लगाओ। क्वेश्चन ये है कौन बड़ा चक्कर लगाएगा और कौन छोटा चक्कर लगाएगा, दैट मीन्स किसकी रेडियस ज्यादा होगी इस केस में। तो अब आप क्यू चार्ज क्यू की हाँ, ज्यादा होगी जी सर। जी, अब भैया अब देखो रेडियस जो है वो चार्ज के तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, रेडियस चार्ज के इनवर्स प्रोपोर्शन में। क्या मतलब हुआ कि जिसका छोटा चार्ज, जिसके पास चार्ज कम होगा वो बड़ा रेडियस फॉलो करेगा, यानी कि इतना अगर क्यों स्मॉल, ज्यादा सर, इतना रेडियस कम? कि ये अगर R1 रेडियस है और ये R2 रेडियस है तो तुम ये कह सकते हो कि R1 रेडियस R2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि रेडियस प्रोपोर्शनल टू 1/q है। तो जितना छोटा चार्ज उतनी बड़ी रेडियस। अच्छा, टाइम पीरियड के बारे में बात करो जरा, किसका टाइम, मतलब कौन जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा, कौन एक चक्कर जल्दी पूरा कर लेगा, किसका एक रेवोल्यूशन जल्दी हो जाएगा। सर क्यू वाले का। 2Q। सर 2Q वाले का। अच्छा ध्यान देखो, ध्यान देखो, टाइम पीरियड स्मॉल क्यू के नीचे है ना, तो जिसका, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे आप लोग, जिसका छोटा चार्ज उसका टाइम पीरियड ज्यादा, यानी कि उसको एक चक्कर लगाने में ज्यादा मेहनत पड़ेगी। तो फिर जो 2Q है इसका लेस टाइम पीरियड है, मतलब ये जल्दी जल्दी चक्कर लगा लेगा। ठीक है जी, और ये ज्यादा लेस टाइम पीरियड का मतलब इसकी मोर फ्रीक्वेंसी कह सकते हो कि ये 1 मिनट में कई चक्कर लगा लेगा, ऊपर वाला 1 मिनट में कम चक्कर लगाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी। जी सर मोर फोर्स एक्ट हो रहा है 2Q वाले में। राइट, जितना बड़ा फोर्स है। तो ये तो हो गया चार्ज के बेसिस पर कंपैरिजन। चलिए चार्ज के बेस पे कंपैरिजन हो गया। अब एक काम करते हैं यार, हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का एक क्रॉस दिखा देते हैं, बाकी आप समझ लेना। मैग्नेटिक फील्ड बी का एक क्रॉस एवरीवेयर, बार बार उतना बनाने में टाइम लग रहा है, तो सिर्फ ऐसे समझ लेना। अब हम क्या कह रहे हैं, अब दो पार्टिकल्स की रेस हुई, उसमें एक पार्टिकल का चार्ज q है, उसका मास m है, दूसरे पार्टिकल का चार्ज भी q है लेकिन उसका मास 2m है, और इन दोनों के पास कैपिटल P यानी कि मोमेंटम बराबर है इन दोनों के पास। क्या कहोगे? दैट मीन्स सेम मोमेंटम के पार्टिकल्स हैं, सेम मोमेंटम पार्टिकल्स। सर एम वाले का रेडियस इसका ज्यादा होगा। वेलोसिटी ज्यादा होगा 2m। सर एम वाले की स्पीड 2m वाले से ट्वाइस होगी। तो आंसर बताओ, सर, रेडियस किसका ज्यादा होगा, m वाले का या 2m वाले का? मतलब रेडियस फॉर m और रेडियस फॉर 2m, इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें सर बराबर तो होगा। ग्रेटर देन का साइन लगाए कि इक्वल टू का साइन लगाए कि लेस का साइन लगाए, इसमें से कौन सा साइन इक्वल लगाए? टू इक्वल टू इक्वल टू सर, मोमेंटम सेम है। इक्वल। आपका सर इक्वल टू। यस सर। यस सर। रेडियस कितना होता है, m इंटू वी अपॉन क्यू बी, रेडियस mv बाई क्यू बी। तुमको जस्ट इस फॉर्मूले को यूज करना आना है, जिसको फॉर्मूला डिराइव करना नहीं आता कोई बात नहीं, यूज तो कर लो, भटनागर सही है। तो रेडियस क्या लिखते हो, m इंटू वी अपॉन क्यू बी। अब m इंटू वी क्या है, मोमेंटम, इसी को तो मोमेंटम कहते हैं। तो ये मोमेंटम अपॉन क्यू बी हो गया। तो आप कह रहे हो कि मोमेंटम सेम है, यानी कि न्यूमरेटर वाला फैक्टर सेम हो गया, दोनों का चार्ज वाला फैक्टर भी सेम है, यानी कि डिनोमिनेटर का क्यू भी सेम हो गया। तो जब सब कुछ सेम हो गया तो फिर भाई रेडियस भी सेम आ जाएगी, यानी यहाँ पर इक्वल टू वाला साइन सही है, इक्वल टू वाला साइन सही है, ये ग्रेटर देन वाला गलत है और लेस देन वाला भी गलत है। तो m वाले की स्पीड ज्यादा होगी, 2m से डबल होगी। हाँ, अब कौन, हाँ स्पीड तो ज्यादा होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब टाइम पीरियड के बारे में बोलो जरा, कैपिटल T मतलब टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, किसका ज्यादा होगा? इज सर 2m वाले का। मोर फॉर, अब आप बताओ, मोर फॉर m और 2m, क्या लिखे, फिल इन द ब्लैंक्स है, किसके लिए ये ज्यादा 2m। है? सर 2M वाला। टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला लिख लो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद कर लो। ये दो फॉर्मूले ही रखने तुमको, 2 पाई m बाई क्यू बी। अब चेक करो, इसमें स्पीड नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होती है स्पीड के, इसके अंदर स्पीड का फैक्टर है ही नहीं।
स्पीड टाइम पीरियड में आता ही नहीं है, मास आता है, चार्ज आता है, वेलोसिटी भी आता है। तो डिनोमिनेटर वाला टर्म तो दोनों के लिए कॉमन है, सेम है। न्यूमरेटर को देखो, किसके लिए m ज्यादा है, 2m वाले। मतलब यहाँ पर एक तरफ m मास लेना है, एक तरफ 2m मास लेना है, तो जिसका मास ज्यादा है न्यूमरेटर वाला, उसका टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, तो इज मोर फॉर 2m। 2m। मतलब तो दोनों डबल से, हो, हाँ टाइम दोनों पीरियड से, डबल। जी दोनों सेम रेडियस का चक्कर लगाएंगे, लेकिन ऑब्वियस ये बात है 2m मतलब ज्यादा मास, तो ज्यादा मास वाले आदमी को भैया चक्कर लगवाओगे तो वो तो धीमे धीमे ही चलेगा, नहीं। यस सर। एक 40 किलो के आदमी का स्टेडियम चक्कर लगवा लो और वहीं ये बोलो 80 किलो का कोई, 80 किलो वाले आदमी को बोलो कि तुम भी दौड़ो, तो भैया 80 किलो वाला तो धीरे धीरे दौड़ पाएगा, मास ज्यादा है उसमें। तो टाइम पीरियड 2m का ज्यादा हो गया, m वाला पतला है, पतला दुबला बिल्कुल स्लिम ट्रिम, भागता चला जा रहा है। दे दनादन, बात समझ में आ गई आपको, कैसे देखना है इसमें, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। चलो जी, एक और रेस है, अब की बार जो रेस है आपकी मैं वर्ड्स में लिखूंगा, वर्ड्स में। अब प्रोटॉन और ये एक ड्यूट्रॉन होता है, पता नहीं आपको आइडिया है इसके बारे में कि नहीं है, और एक अल्फा पार्टिकल, जानते हो इन सब के बारे में? सर ड्यूट्रॉन बता दीजिए, ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन नहीं जानते? नहीं अच्छा, सर। ड्यूट्रॉन, सा ड्यूट्रॉन। अच्छा अच्छा, ये हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर 1H2 बोलते हैं इसको, 1H2, मतलब ये बेसिकली 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन ऐसे होता है, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन को मिला करके बोलते हैं कि ये एक ड्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन तो खैर प्रोटॉन है ही है। तो अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड into magnetic field. Which one will have, which particle will have option A more radius, second more time period? ये क्वेश्चन है। इफ, अब आगे क्या कहानी सुनो, इफ they all have same kinetic energy, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट साइड पर आते हैं क्वेश्चन इसके। they all have same kinetic energy, तो क्या बनेगा इसका आंसर? देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है, रेडियस वाले फॉर्मूले को एडजस्ट करना है, रेडियस वाले फॉर्मूले को एडजस्ट करो। कैसे? रेडियस mv अपॉन क्यूबी है, और हमको ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, और एक और फॉर्मूला होता है कि मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। इस तरीके से 3-4 फॉर्मूले होते हैं जो क्लास 9th के हैं, है ना। इनमें से सारे फॉर्मूलों से तुम्हारी मुलाकात है या कोई ऐसा है जिससे आज पहली बार मिल रहे हो? मिल लिए सर। इन सबसे मिल सर चुके है। हो? मुलाकात है आप लोग की? अच्छा ठीक। अगर रेडियस ही नहीं। सर हम सफर। हाँ, हम सफर, उम्मीद करते हैं आपकी मुलाकात इनसे अच्छी रही होगी, जब भी मिले होगे इनसे क्लास 9th में, तो अच्छी मुलाकात रही होगी। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी और पी इक्वल्स टू एम वी, इस तरीके से सब फॉर्मूलेज होते हैं। जानते हो एक रिश्ता होता है काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ, इन दोनों का ना एक रिलेशन होता है, आपस में ये दोनों एक रिलेशन में जुड़ते हैं, और वो रिलेशन तो ये v होता by है, 2 मल्टीप्लाई करना होता है मोमेंट। जी जी, कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, एक इस तरीके का रिलेशन है। वो देख लेना कहाँ से आएगा, तो एक्चुअली कहाँ से आएगा, तुम काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में ही एक मास न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो और एक मास डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, एक m ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो न्यूमरेटर का m स्क्वायर वी स्क्वायर है, ये बेसिकली पी स्क्वायर नहीं हो गया, m स्क्वायर वी स्क्वायर, तो पी, हाँ तो पी वही 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 रिलेशन बोल रहे हैं। एक्चुअली उसी रिलेशन को यहाँ यूज कर लो बस, ये जो m इंटू वी कह रहे हो ना, इट इज आवर मोमेंटम p, और हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। सेकंड वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहने का मतलब है कि रेडियस को इतनी
मशक्कत के बाद रीअरेंजमेंट करा जा सकता है, और अब तुम कह सकते हो कि भाई ये जो रेडियस होगी, है ना, ये रेडियस, ये 2m k/q b, इस तरीके से। मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे वो जानते हो क्या है, कई सारे फॉर्मूलों का कंबाइंड टेस्ट। फॉर्मूले तुमको सब आते होंगे, तुमको सारे फॉर्मूले आते होंगे, तुम्हें उन फॉर्मूलों को मिलाना है, उनका मिक्स वेज टाइप का बनाना है। सारे फॉर्मूले मिलाओ, नया फॉर्मूला बनाओ, आंसर ले जाओ। रेडियस का एक फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूलों को अदला बदली करके मिला के नया फॉर्मूला। ये चोरी होती है, चोरी। खैर, तो रेडियस √2m k/qb, ये कह रहे हैं वो, इतना होगा √2m k/qb। अब आओ तो क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। इफ दे ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो कैपिटल के है ये तो दोनों के लिए सेम हो गया। कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सेम है। तो जानते हो क्या कहोगे फिर? इसका मतलब हमको ये कहना चाहिए कि रेडियस किसके डिपेंडेंट हुआ। इसका मतलब इसके बाद क्या समझ आ रहा है तुमको? अगर ये दोनों चीजें कॉमन है तो इसका मतलब रेडियस किस चीज के प्रपोर्शन में जाएगा, क्योंकि कैपिटल के वाला फैक्टर तो सबके लिए एक जैसा है, मैग्नेटिक फील्ड वाला फैक्टर सबके लिए एक जैसा है। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सबके लिए अलग अलग होने वाला है? मास। तो वो रूट के अंदर है, तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, क्यू। क्योंकि ये जो 2 है ये भी तो सबके लिए सेम रहेगा, ऐसा तो है नहीं किसी और के लिए 2 की जगह 5 आ जाएगा वहां। तो तुम सिर्फ ये देखा करो कि डिफरेंट चीजें कौन सी हैं, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो डिफरेंट है। अब ये बताओ, जब √m/q की हम बात करेंगे, √m/q की, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? रूट में प्रोटॉन एक पार्टिकल है तो उसका मास एक पार्टिकल के लिए आएगा 1, और चार्ज भी उसका एक के लिए आएगा। जब आप अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो वो प्रोपोर्शनल होगा, यार ये 2 अल्फा टाइप हो गए, आर अल्फा प्रोपोर्शनल टू अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा। अल्फा पार्टिकल का मास करने के लिए तुमको ये देखना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि 4 पार्टिकल हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग लगभग बराबर मास के नहीं होते। यस तो हाँ, तो अगर हम प्रोटॉन के मास को 1 कह दें कि इसका मास 1 है, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि टोटल कितना मास हो गया? प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग बराबर मास के हैं। 2m 4m नहीं हो गया यार, 2 प्रोटॉन है 2 4m न्यूट्रॉन। हो गया। अल्फा की बात कर रहा हूँ, अल्फा की, पूरा 4m अल्फा 4m पार्टिकल, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब 4 पार्टिकल हैं, और चारों न्यूट्रॉन के 2m का हुआ। अल्फा वाला तो 4 होगा। yes हाँ sir सर, अल्फा 4। हाँ, तो अल्फा वाले में यहाँ पर क्या होगा, जो मास है उसमें हम कहेंगे √4 होगा, डिवीजन में चार्ज। अब अल्फा पार्टिकल में चार्ज किसके पास है? क्या न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है कि प्रोटॉन के पास चार्ज होता है? सर प्रोटॉन proton तो कितने प्रोटॉन कितने प्रोटॉन है? 2 2। 2 तो चार्ज में हम 2 कर देंगे क्योंकि 2 प्रोटॉन है हमारे पास, तो हम जहाँ पे चार्ज है वहां लिख देंगे 2। अब आइए ड्यूट्रॉन में, तो ड्यूट्रॉन में कितना मास कर दें ऊपर? उसमें 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है, यानी कि 2 पार्टिकल्स हैं, तो मास हो गया 2। कितना चार्ज होगा उसमें? चार्ज बोलो, 1 प्रोटॉन 1 1 हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं, N फॉर न्यूट्रल। चार्ज खाली प्रोटॉन के पास होता है। आई बात तुमको समझ में? यस सर बताओ इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसके लिए आएगी? √1/1 की वैल्यू बड़ी आएगी या 1 √4/? plus 1 इन तीनों में से न्यूट्रॉन किसकी वैल्यू तुमको बड़ी दिख रही है? सर न्यूट्रॉन root ड्यूट्रॉन की ड्यूट्रॉन की। ड्यूट्रॉन। पक्का ना? तो आप कह पक्का देना हाँ कि मैक्सिमम रेडियस ड्यूट्रॉन की है, यानी रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसके बाद कौन आएगा यार?
सर अल्फा वाले प्रोटॉन के बराबर यानी कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द रेडियस ऑफ, क्यों दोनों वैल्यू सेम आएंगे, √1/1 और √4/2 बराबर है। यस सर। जी सर √4/2 2/2 ही तो हो जाएगा। जी शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए टाइम पीरियड की तरफ आओ कि टाइम पीरियड में कौन विनर है। ये इस तरीके से होता है, इसमें कैलकुलेशन नहीं होती है, मतलब सिर्फ तुमको क्या करना होता है, फॉर्मूलों को याद रखो, फॉर्मूलों को मिक्स करते रहो और आंसर देते चले जाओ। चलो जी बताओ, टाइम पीरियड पे आओ जरा। टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे आते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पीछे लिखा था हम लोगों ने, 2πm/qb, 2πm/qb, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। इसमें क्या आंसर बनेगा भाई, बोलो। टाइम पीरियड के हिसाब से चले अगर तो देखिए टाइम पीरियड क्या बन रहा है, 2πm/qb। अब ये जो मास है इसको क्या कर दें, तो जो काइनेटिक एनर्जी था वो था 12mv²। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है आपके लिए, देखो यहाँ पर एक टर्म प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि जो मास होगा, है ना, यहाँ पर एक प्रॉब्लम मेरे लिए क्या आने वाली है, देखो क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी को देखने की जरूरत तो है नहीं आपको, इसमें दो चीजें देखनी है, मास देखना है और चार्ज देखना है। तो देखो जब आप टाइम पीरियड प्रोटॉन का लिखोगे, टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, तो क्या लिखना पड़ेगा, 2π, मास में 1 रखेंगे, प्रोटॉन का मास 1, चार्ज में 1 रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को b रहने दो, 1 करेंगे ना। टाइम पीरियड जब मुझे अल्फा का लिखना होगा, अल्फा वाले का, तो 2π, अल्फा में 4 पार्टिकल हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो मास की जगह पर 4 और उसमें 2 प्रोटॉन है तो चार्ज की जगह 2 और मैग्नेटिक फील्ड b। और टाइम पीरियड जब ड्यूट्रॉन का निकालना होगा तो 2π, मास उसमें 2 पार्टिकल्स का है, एक प्रोटॉन का एक न्यूट्रॉन का, डिवाइडेड बाय चार्ज। सर ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का सेम आएगा टाइम पीरियड और प्रोटॉन का इन दोनों से कम आएगा। अब ये देख लो, इसके हिसाब से बनना। अब चेक करो कि इसमें से यस सर सेम। प्रोटॉन का अल्फा और न्यूट्रॉन का सेम है। अल्फा और ड्यूट्रॉन सेम है ना, यस सर, तो प्रोटॉन, 4πm/qb। तो ये प्रोटॉन से छोटे हैं कि बड़े हैं, अल्फा और ड्यूट्रॉन? सर टाइम पीरियड बड़ा है। पढ़े हैं। टाइम पीरियड ज्यादा सर्कल लेंगे, मतलब टाइम पीरियड अल्फा वाले का और टाइम पीरियड ड्यूट्रॉन वाले का तो सेम आ रहा है, लेकिन वो दोनों बड़े हैं किससे, टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे यार, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे नहीं लिखने को आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं मिलेगा आपको। यही सब क्वेश्चंस आते हैं कि किस पार्टिकल पर किधर फोर्स होगा, क्या कहानी बनेगी, ये सब कहानी समझाने को आती है। जितना बेटर तरीके से पढ़ोगे उतने अच्छे से आंसर दोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, बहुत पतली सी एक, मतलब बहुत छोटा सा स्पेस मैग्नेटिक फील्ड का है, बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, मतलब ये जो 2 वर्टिकल लाइन दी है मैंने, तो ये जो है वो स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, स्पेस ऑफ बी कह दो, इसमें इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी, अंदर की तरफ, मतलब इसके इधर लेफ्ट साइड पर कोई फील्ड नहीं है, राइट साइड पर कोई फील्ड नहीं है। और किसी ने कहा कि भाई हम एक चार्ज पार्टिकल को भेज रहे हैं, संभाल लेना, हमने कहा भेजो। चार्ज पार्टिकल क्यू को इस स्पेस में भेजा, तो क्या वो सीधा चल पाएगा? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस गए तो क्या सीधा चल सकते हो? नो सर। क्या करेंगे फिर? सर वो टर्न होएगा क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। जी, तो हमने इसको 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से भेजा है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ऐसे टर्न कर गया, टर्न करके उसके बाद जहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुई, चार्ज पार्टिकल वापस अपना नखरा दिखाना स्टार्ट कर दिया, अब मोड़ के दिखाओ मुझको। तो थोड़ी देर के लिए तो वो मुड़ा, थोड़ी देर के लिए तो सर्किल बना उसका, लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं थी वहां पर, थोड़े से स्पेस में ही थी, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म, चार्ज पार्टिकल फुर मतलब फिर से वो स्ट्रेट लाइन,
समझ पाए इसको यार? इसके बाद तो स्ट्रेट चलेगा वो। यस सर। जी, इसके बाद स्ट्रेट पाथ। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से हमने उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पास भेजा था, जब वो चार्ज पार्टिकल मेरे पास वापस आएगा तो कितने मीटर पर सेकंड पे चल रहा होगा वो? 10 मीटर पर सेकंड से तुमने उसको कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाओ, मेरी बात सुन करके चार्ज पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड सेम में एंटर स्पीड कर गया, मैग्नेटिक फील्ड ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया, कहा कि तुम सीधे नहीं जा सकते, तुमको सर्किल पे चलना है। चलने लगा पार्टिकल, सीधा साधा पार्टिकल सर्किल पे चलने लगा मैग्नेटिक फील्ड की बात सुनकर। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुई, पार्टिकल वापस उठ करके आया। आओ बेटा, अब कितनी स्पीड से? सेम होगी स्पीड 10 सेंटीमीटर पर 10 सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड। जी, तो सर भी चेंज नहीं होता ना मैग्नेटिक फील्ड में वही एग्जांपल हुआ ये, सर, अर्थ वो वाला। ये अर्थ वाला एग्जांपल। आप स्पीड नहीं बदल पाओगे, आप उसको मोड़ सकते हो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, स्ट्रेट की जगह सर्कुलर मोशन करा सकते हो, लेकिन 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की पार्टिकल को 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से न कम कर सकते हो न ज्यादा कर सकते हो, निकलेगा वो 10 सेंटीमीटर से ही। सर इसी को सर अगर पता होता तो चेंज- मतलब अगर मैं कहूँ कि चेंज इन स्पीड कितना हुआ, एक मिनट रुको बच्चा, चेंज इन स्पीड कितना हुआ तो क्या बोलोगे? 0। क्या चेंज इन वेलोसिटी भी 0 है? क्योंकि आपको ये सर, डिफरेंस डायरेक्शन चेंज हो रही है। डिफरेंस समझना पड़ेगा इन दोनों का। ये दो वर्ड सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये दोनों बड़े पागल टाइप के वर्ड है। हम लोग की बैंड बजाए रहते हैं ये हर समय, समझे? हम लोग की हालत हमेशा खराब रहेगी, इन पे ध्यान देना। अगर इनको नहीं संभाला आज तो ये हमें परेशान कर देंगे, बिल्कुल बदतमीज टाइप के हैं। चेंज इन वेलोसिटी भैया, इसमें डायरेक्शन भी होता है, क्या बोलोगे? ये भी 0 है कि नॉन 0 है? 0 नहीं होगा। हाँ, तो नॉन 0 बोलो फिर। तुम लोग जरा लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस को समझो। तुम लोग कई सारे कंसेप्ट पढ़ रहे हो, एक मैग्नेटिक तो पढ़ ही रहे हो, मैग्नेटिक के अलावा तुमको बहुत सारे एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स हैं, क्लास 9 के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब कुल मिलाकर के तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगी, पूरी थिंकिंग लेवल तुम्हारी इंप्रूव कर जाएगी, थिंकिंग लेवल बहुत ऊपर निकल जाएगी। क्रॉस क्वेश्चनिंग 11 12 में तुम जब करोगे तो बहुत उसका लेवल होगा, एक टुच्चा टाइप नहीं होगा वो, मतलब हाई लेवल का होगा वो। आ रही बात यहाँ तक समझ में? यस सर। जी, Yes, sir. स्पीड नहीं बदलेगा भैया, दुनिया में कुछ कर लो तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो औकात नहीं है कि तुम मेरी स्पीड बदल पाओ। चार्ज कह रहा है कि तुम मेरी डायरेक्शन तो बदल सकते हो, लेकिन मैं कितने मीटर पर सेकंड में चलूंगा ये तुम नहीं बदल पाओगे। ठीक है, मतलब पार्टिकल ने भी मैग्नेटिक फील्ड को खुला चैलेंज दे रखा है कि जो करना है कर लो मेरा। तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा क्या करेगा, उसको सर्कुलर मोशन करा देगा। पार्टिकल को क्या दिक्कत है, कहेगा ठीक है लेकिन मैं चलूंगा उतनी ही स्पीड पर। ये उस पार्टिकल का एटीट्यूड है कि मुझे मेरी स्पीड बढ़ाओ और कम करके दिखाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है भाई ये मेरे अंदर नहीं है, ये मेरी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारी स्पीड को नहीं बढ़ा सकता। ओके, समझ गए? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये इस पूरा आर्टिकल जो है ना, चार्ज पार्टिकल के मोशन वाला। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट मैं बता दूं आपको, है ना, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के आपस में लड़ाई बहुत है यार, एक्चुअली इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई चलती है। तो उस लड़ाई में कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन ये भी हो जाती है कभी कभी, देखो कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मान लो राइट साइड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड है, ठीक, पूरे स्पेस में। अभी तक हम लोग पेपर के अंदर ले रहे थे ना, अभी तक जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं आपको दिखा रहा था वो इनटू द पेपर था। अब इनटू द पेपर नहीं है, ये ऑन द पेपर है, पेपर पे ही राइट साइड है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया मैंने, Yes, अब sir. Yes. हाँ, अब वो पेपर पे ही है ना, अब वो कहीं और नहीं है। चलो, और ये उसका बाउंड्री लाइन है, मतलब बाउंड्री के राइट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड है और बाउंड्री के लेफ्ट साइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। बाहरी दुनिया से
बाहर की जो दुनिया है उसमें से एक चार्ज पार्टिकल एक बार फिर से पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी v के साथ अंदर आ गया। अब वो कैसे चलेगा? अब कैसे चलेंगे? सर स्ट्रेट जाएगा। जैसे चल वैसे ही चलेगा। अनडेविएटेड होगा। क्या फोर्स लगा? अब मैग्नेटिक फील्ड की औकात खत्म हो नो चुकी है। है। हाँ, अब ये No फोर्स, angle. अब तो u v b sin थीटा, तो यहाँ तो थीटा 0 हो गया ना यार। वेलोसिटी की, पीछे बाहर। हाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई, तो फोर्स ही नहीं काम करेगा। तो न्यूटन ने बचा लिया। न्यूटन कहते हैं कि जाओ पार्टिकल, तुम्हारे ऊपर अब कोई फोर्स नहीं है, तुमको माफ किया जाता है। पीठ पीछे बाहर किया। जी जी जी, हाँ, कि अब तुम सीधा चलो। पार्टिकल कह रहा है, ये हुई ना बात, और वो सीधा निकल गया और मैग्नेटिक फील्ड को अंगूठा दिखाता हुआ चला गया, हे। पाथ इज स्ट्रेट लाइन, मतलब वो कह रहा है तुम मेरा कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे इलाके से मैं सीधा निकल गया और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाए। तो मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि ठीक है बेटा, आज 0 डिग्री के एंगल पर आए हो, तो मैं कुछ नहीं कर रहा। जिस दिन 90 डिग्री के एंगल पर आ गए, उस दिन तुमको नचा दूंगा मैं। उस दिन गोल गोल, अगर 90 के अलावा कोई एंगल हुआ तो? हाँ, मतलब ये दो बात समझ में आ रही, 0 और 90 समझ में आ रहा तुम्हें? यस सर। 0 पर तो चार्ज, यस सर। 0 पर तो चार्ज पार्टिकल चिल्लाता हुआ जा रहा है, कुछ नहीं कर पाए तुम मेरा, हम तो निकल गए। यस सर, यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड ने भी पलट के जवाब दिया कि आना उस दिन आना जिस दिन 90 डिग्री पे तुम आओगे, तब बताएंगे तुमको। तब तुमको हम ये ऐसे घुमाएंगे ना, जब गोल गोल 90 डिग्री पे जब आओगे तुम, तब तुमको समझ में आएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड का जवाब है। अच्छा, अब तुम लोगों ने कहा कि भाई 0 और 90 के अलावा भी तो एंगल होते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 और 90 के अलावा एंगल हो। यही कह रहे हो तुम लोग? यही डाउट है? Yes. कोई और डाउट है? यस सर, यही। यही है। तो इतने खतरनाक डाउट क्यों पूछते हो? अबे थोड़ी रहम कर लो, इतने खतरनाक डाउट काहे पूछ रहे हो? कैलकुलस हो जाएगा क्या? जी कैलकुलस हो जाएगा क्या? नहीं, कैलकुलस अल्कुलस नहीं होगा, कैलकुलस अल्कुलस नहीं होगा। देखो, अच्छा चलो, हालांकि तुम लोग डाउट पूछने का मतलब लेवल तुम लोग का बढ़ रहा है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। मतलब ये प्रूफ है कि हाँ पढ़ाई हो रही है, मतलब समझ आ रहा है। एनीवे, तो चलो ये जरा घर की दीवारें और घर की फर्श पे चलते हैं आज जरा, है ना भाई? तो ये फ्लोर टाइप का एग्जांपल लो और ये घर की एक दीवार, बाकी दीवारें टूट गई हैं, ठीक है। तो इसमें यार जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का ना, वो कुछ ऐसा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड है, मान लो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और जो चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर चलने वाला है उसकी एक वेलोसिटी है, उसको भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज Q है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो फ्लोर पे तो है लेकिन थोड़ा सा इस तरफ है, ऐसे करके। ये डायरेक्शन है इसकी वेलोसिटी का, यानी कि वो 90 डिग्री नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? मान लो कोई 30 डिग्री 60 डिग्री कोई एंगल बन गया यहाँ पर, मान लो, मैं एग्जांपल में से 60 डिग्री मान लेता हूँ। इस पे तो राइट हैंड रूल नहीं लग पाएगा सर। लगेगा, सब लगेगा, फोर्स सब लगता है, एंगल नहीं बता पर सब बनेगा, फोर्स सब का होगा। एंगल। अरे भाई सब होगा, परेशान काहे हो रहे हो? सब होगा, सब कुछ होगा, टेंशन ना लीजिए आप। एक्चुअल में यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो अब आप लोग को इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी। यहाँ पर एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं, वो शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा इसलिए दिक्कत हो सकती है, और वो होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो जिसमें एक पढ़ा होगा उसको तो समझ। हाँ सर, आपने बताया था स्टार्टिंग में 9 पढ़ाया था सर, 9th में। दो परपेंडिकुलर का 45 डिग्री होता एंगल में है। फोर्स लगता है तो आपने वो जी जी जी। दो 45, दो अगर 90 का 45। हाँ, अगर पढ़ रखा है तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर बच्चा मुश्किल है। इसमें क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी वाले अंकल हैं, इस वेलोसिटी वाले अंकल को हम दो डायरेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। इसको सुन लो और कोई दिक्कत नहीं है, और एक इधर की तरफ। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें दो डायरेक्शंस की वेलोसिटी है, ये कह सकते हो, दो डायरेक्शन की वेलोसिटीज हैं। ये कंपोनेंट से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ ना। इधर की तरफ एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आएगा, मैं भी लिख दे रहा हूँ लेकिन, और इधर भी एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। और इसके ऊपर 10th में क्वेश्चन आते भी नहीं है, ये भी बता दें आपको। डाउट पूछा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जब कोई एंगल बनेगा 60 या 70 या 30 या 40 कुछ भी,
तो फिजिक्स में एक आगे कंसेप्ट है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का, जिसके हिसाब से ऐसी वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, स्प्लिट कर देते हैं। कंपोनेंट्स करने का मतलब तोड़ देना, स्प्लिट कर दो उसको। तो ये बताओ, अभी पीछे की पूरी स्टोरी आप समझ गए, पीछे की पूरी स्टोरी कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो चार्ज पार्टिकल की का कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन 90 डिग्री पे है तो गोल गोल घुमा भी देंगे। तो ये बताओ, इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसका हम लोग क्या कर पाएंगे? तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। नहीं, खत्म। क्या क्या हाँ, खत्म। तो खत्म। तो ये चार्ज पार्टिकल तो इस तरफ चलेगा ना, क्योंकि इस तरफ वेलोसिटी है तो इस तरफ चलेगा नहीं है। चलेगा, फोर्स लगेगा, तो भाग जाएगा। फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी चलेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये तो न्यूटन कह रहे हैं। न्यूटन ये थोड़ी कह रहे हैं कि फोर्स नहीं है तो चला नहीं सकते हो। कहाँ कहाँ कहा उन्होंने, देखो आप एक बार, ये बार बार कह रहे हैं कि फोर्स नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हम चल नहीं सकते। अरे हम कांस्टेंट वेलोसिटी चलेंगे, हम नहीं बदलेंगे अपनी वेलोसिटी को, हम कांस्टेंट वेलोसिटी तो चल ही सकते हैं। तो यही चीज होगी। कई लोग समझते हैं कि फोर्स नहीं होगा मतलब बॉडी जा नहीं सकती। क्यों नहीं जाएगी? तो ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा, लेकिन इसके पास एक और वेलोसिटी है, इसके पास एक और वेलोसिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री के एंगल पर है। अब आया मैग्नेटिक फील्ड का चक्कर, अब मैग्नेटिक फील्ड तुमको सुनाएगा, क्या करेगा वो? सर नीचे की तरफ घुमाएगा। घुमा देगा, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करा देगा वो, समझे? सर नीचे की तरफ घुमाएगा। हाँ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, यानी ये पार्टिकल ऐसे नीचे घुमा देगा। तो दोनों, अब ओवरऑल मोशन बताओ कैसा होगा? तुमको घुमाना है, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये नीचे गोल गोल चक्कर लगेगा आपका, और गोल गोल चक्कर भी लगना है और आगे भी चलना है तुमको। जानते हो कैसा होगा? ये गोल गोल चक्कर लगा करके आगे बढ़ने का मतलब ये ऐसे मोशन होगा। इसको आगे फिजिक्स में हम कुछ और, स्प्रिंग टाइप, हेलिक्स जैसा होता है, हेलिक्स। स्क्रू जैसा होता नहीं है। स्क्रू में क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर जब घुमाते हो तो स्क्रू घूमता भी है और स्क्रू आगे भी तो बढ़ता है। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट भी करता है, मतलब रिवॉल्व, रोटेशन भी है और प्लस फॉरवर्ड मोशन भी है। तो उसमें स्क्रू या तो दीवार के अंदर जाएगा या दीवार से बाहर भी आएगा। तो उस टाइप के मोशन को हम हेलिक्स कहते हैं। बट ये मैं फिर बोलना तुम्हारे लेवल के ऊपर की चीज है, बट अगर आप समझ गए हो तो तुम्हारा लेवल ही ऊपर हो चुका है इसका मतलब। अगर समझ गए हो तो, और नहीं समझे हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, परेशान ना होइए। आप इसके अंदर हेलिक्स कह सकते हो, यानी कुल मिलाकर के हेलिकल पाथ, बट इससे ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, ठीक है ना? वरना आपके लिए पूछा भी नहीं जाएगा। मैं पहले बता दूं, आपके लिए पिछली दो चीजें ही पूछी जाएंगी। लेकिन बच्चा मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, एक और चीज, मैं अभी तक जो भी एग्जांपल ले रहा हूं उसमें पॉजिटिव चार्जेस के एग्जांपल ले रहा हूं। अभी तक मैंने जितने एग्जांपल तुमको लिए हैं वो पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल लिए हैं। आपकी किस्मत हमेशा तो अच्छी रहती नहीं है, और एग्जाम टाइम पर तो वैसे भी अच्छी नहीं है। तो भैया इलेक्ट्रॉन भी तो घूम सकता है, कि इलेक्ट्रॉन का कोई उस पर लॉकडाउन लगा है कि तुम बाहर नहीं निकलोगे, खाली प्रोटॉन ही बाहर निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी v वेलोसिटी से चला गया, उसका भी मन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड देखने का, चला गया मैग्नेटिक फील्ड, नीचे की तरफ नीचे, है ना? मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन चला गया कि मेरा भी मन कर रहा देख के आऊं जरा मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड ने कहा मोस्ट वेलकम, आओ। फोर्स किधर लगेगा? फोर्स लगेगा, फोर्स सर साउथ। साउथ मतलब डाउनवर्ड ना? डाउनवर्ड। हाँ सर, डाउनवर्ड जी, ध्यान रखना कि ये जो राइट हैंड पाम रूल था RHR, सर साउथ की तरफ। नीचे आएगा। सर कॉपी पे साउथ, स्क्रीन पे डाउनवर्ड्स। जी जी, जिस पे भी ये फोर्स आएगा। तो अगर ये फोर्स आएगा तो इसका चक्कर किधर लगेगा? ऐसे क्लॉकवाइज नीचे घूमेगा। वहीं पर अगर हमने प्रोटॉन भेजा होता पॉजिटिव चार्ज को कि तुम जाओ, तुम भी घूम के आओ, एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव चार्ज ऊपर चक्कर लगाएगा, ऐसे ये ऊपर घूमेगा, नेगेटिव चार्ज नीचे घूमेगा। दो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उनको घुमाएगा। और अगर एक ऐसा पार्टिकल घुसा जिसके पास चार्ज है ही नहीं, तो सर कोई फोर्स नहीं लगेगा, Q 0 हो जाएगा। कोई ऐसा पार्टिकल
तो फोर्स न्यूट्रॉन भी आ गया, कुछ निकल जाएगा न्यूट्रॉन, सर अपने अपने हाँ मतलब अपने डायरेक्शन में निकल जाएगा। न्यूट्रॉन आ गया, सर, कहता है मैं में अट्रैक्शन तो न्यूट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड कहेगा चले जाओ तुम यहाँ से, तुमको जहाँ जाना है जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, क्या करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में आए हो तुम? सर जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा तो दोनों में अट्रैक्शन नहीं हो जाएगा? वो अलग बात है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये होगा, वो चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे, वो एक अलग चीज है, वो कूलम्ब लॉ है। ये तो इस एग्जांपल में समझा रहा है, एक्चुअली ये अलग अलग करके गए होंगे, एक साथ तीनों नहीं जाएंगे घूमने। एक साथ तीनों घूमने गए तो एटम बोलो ना फिर तो, कि एटम घूमने गया। फिर हम ये क्यों कहेंगे प्रोटॉन गया, न्यूट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया? हाँ सर, एटम घूमा तो फिर कुछ होगा। तो एटम न्यूट्रल होता है भाई, एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। निकल जाएगा। एटम को एक घर मानो ना, उस घर में से पहले दिन प्रोटॉन को निकला, जब वो घूम फिर के लौट आया तो आज कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तुम घूम आओ। वो भी घूम आया तो ये दोनों न्यूट्रॉन से कहे कि तुम निकल के चले जाओ, एक एक करके जाना है तुम्हें, एक साथ नहीं जाना है। एक साथ गए तो फिर अलग अलग पार्टिकल थोड़ी हुआ, फिर तो एटम हो गया वो। सर अगर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन गया तो अब भी जीरो हो गया, चार्ज जीरो हो गया, यस तो भी जीरो हो गया, चार्ज की वैल्यू जीरो हुई। जब जब चार्ज जीरो होगा आपका आंसर जीरो आ जाएगा। तो भाई आज कहानी जो है ना वो यहीं पर खत्म हो रही है, ठीक है जी। यस सर। अब अगली बार वायर्स की स्टोरी आएगी, मतलब फोर्स ऑन द वायर, चार्ज की स्टोरी खत्म, अब वायर्स की स्टोरी आएगी, ठीक है। यस सर।